गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आज हम इस चैप्टर का करने वाले हैं रिवीजन। और इस चैप्टर में जो भी थियोरी के पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी अपनी कैपिटल को अरेंज करती है। सोर्स ऑफ कैपिटल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड चार्जेज फंड और सेकंड नॉन फिक्स्ड चार्जेज फंड। फिक्स्ड चार्जेज फंड में हम इंक्लूड करते हैं डिबेंचर को, जिस पर कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। हम इंक्लूड करते हैं लॉन्ग टर्म लोन को, जिस पर कंपनी को फिक्स रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। हम इंक्लूड करते हैं प्रेफरेंस शेयर को, जिस पर कंपनी को फिक्स रेट से डिविडेंड का पेमेंट करना होता है। नॉन फिक्स चार्जेज फंड में हम इंक्लूड करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को इंक्लूड करते हैं। ये वो फंड है जिस पर फिक्स चार्जेज नहीं होते। जो भी कंपनी को पैसा मिलता है, कंपनी को जो भी कैपिटल मिलती है, वो फ्री में नहीं मिलती। कंपनी को उस कैपिटल पर कॉस्ट का पेमेंट करना होता है। अब वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर सोर्स की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें ये सारा इस चैप्टर में दे रखा है। और हम फटाफट से हर सोर्स की कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिबेंचर की कॉस्ट से, केडी। हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर में कैलकुलेट करते हैं वो परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है। केडी, केडी मीन्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, केडी। केडी कैलकुलेट करने के लिए हमने डिबेंचर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट परपेचुअल डिबेंचर और सेकंड रिडीमेबल डिबेंचर। परपेचुअल और रिडीमेबल। परपेचुअल डिबेंचर में केडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। और रिडीमेबल में केडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी, मतलब रिडीमेबल वैल्यू, माइनस एनपी नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब मैच्योरिटी पीरियड, डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। डिबेंचर परपेचुअल है या डिबेंचर रिडीमेबल है, पता कैसे चलेगा? अगर मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है तो रिडीमेबल, नहीं दे रखा है तो परपेचुअल। अब इस पूरे फॉर्मूले में नेट प्रोसीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रोसीड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको 4 तरीके बताए। इश्यू प्राइस, जिसको हम सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, रिजल्ट इज नेट प्रोसीड। बट अगर इश्यू प्राइस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इक्वल्स टू नेट प्रोसीड। बट अगर मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, इट इज नेट प्रोसीड। और अगर मान लेते हैं फेस वैल्यू भी नहीं दे रखी हो तो 100 रुपीज माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इस तरह से हमें नेट प्रोसीड को कैलकुलेट करना होता है। हम जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करते हैं
ये एक डिबेंचर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिबेंचर के हिसाब से नहीं। रिडीमेबल वैल्यू का क्या मतलब होता है? रिडीमेबल वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं? या तो क्वेश्चन में दे रखा होता है कि हम डिबेंचर को पार पे रिडीम करेंगे या प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, ऐसा दे रखा है। अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो हम एज्यूम करते हैं कि हम डिबेंचर को फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे। और अगर मान लेते हैं फेस वैल्यू एक डिबेंचर की क्या है वो भी नहीं दे रखा हो, तो हम ये मान लेते हैं कि हम डिबेंचर को 100 रुपीज़ पर रिडीम करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन में ही यूज आती है, रिडीमेबल वैल्यू में नहीं, राइट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? जो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट, जिसको हम कूपन रेट भी कहते हैं। और अगर मान लो फेस वैल्यू नहीं दे रखी हो तो हम एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ एज्यूम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट। करेक्ट। टी का मतलब क्या हो गया? टैक्स रेट। और एन का मतलब क्या हो गया? एन का मतलब मैच्योरिटी पीरियड। अगर टाइम पीरियड दे रखा हो तो रिडीमेबल, नहीं दे रखा हो तो परपेचुअल। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है डिबेंचर को इश्यू करने का जो एक्सपेंडिचर आता है, डिबेंचर को जो सेल करने का खर्चा आता है, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट नाम आ सकता है, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है ब्रोकरेज का एक्सपेंडिचर लगा, या डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस लगे, उन सब का एक ही मतलब होता है, राइट। सेकंड सोर्स, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? केपी। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रेफरेंस शेयर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर परपेचुअल है प्रेफरेंस शेयर, केपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर रिडीमेबल है, केपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और इस पूरे में डिवाइड होगा आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रोसीड को कैलकुलेट करने का तरीका सेम वैसा ही जैसा अभी हमने डिबेंचर में डिस्कस किया, केडी में डिस्कस किया। रिडीमेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका वही जो अभी हमने केडी में डिस्कस किया। एन का मतलब मैच्योरिटी पीरियड। केपी और केडी की कैलकुलेशन एक जैसे ही होती है। वहां पर डिबेंचर में इंटरेस्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। केवल डिफरेंस ये है कि डिबेंचर में इंटरेस्ट से इनकम टैक्स में बेनिफिट होता है, तो वहां हमने इनकम टैक्स का बेनिफिट कंसिडर किया। बट प्रेफरेंस शेयर पर प्रेफरेंस डिविडेंड देने से इनकम टैक्स में कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर टैक्स का हमने बेनिफिट माइनस नहीं किया। करेक्ट। अगर टाइम पीरियड दे रखा हो तो रिडीमेबल, टाइम पीरियड नहीं दे रखा हो तो परपेचुअल। फिर के एल, कॉस्ट ऑफ लोन। के एल कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट, इट इज के एल। अगर हमने लोन लिया है तो लोन पर जो इंटरेस्ट की रेट है उसको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस टी से, रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ लोन, के एल। अब सिचुएशन इसमें यह आ सकती है कि हमने एक जगह से लोन लिया मगर वो कुछ अमाउंट पर अलग इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और कुछ अमाउंट पर अलग इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर ऐसा होता है कि हम एक ही जगह से लोन ले रहे हैं, हमने एक ही जगह से 10 लाख का लोन लिया, बट वो कहता है कि मैं 6 लाख रुपीज़ पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 4 लाख रुपीज़ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चार्ज करूंगा, तो अब उस सिचुएशन में आप के एल कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि इंटरेस्ट की रेट 6 लाख पर अलग है और 4 लाख पर अलग है।
तो उस सिचुएशन में आपको सिंगल इंटरेस्ट की रेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? आप टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 6 लाख का 10% और 4 लाख का 12%। टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोन अमाउंट। जब आप टोटल इंटरेस्ट में टोटल लोन अमाउंट का डिवाइड करोगे तो आपको सिंगल इंटरेस्ट की रेट मिलेगी। वो जो इंटरेस्ट की रेट है आपको उससे केएल कैलकुलेट करना है। टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको मिलेगी सिंगल इंटरेस्ट की रेट। ब्रैकेट में उसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टी से, रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ लोन केएल। करेक्ट। फिर अगला सोर्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं केई। दो तरीके काम आते हैं, या तो सीएपीएम मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल में केई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आरएफ, जिसका मतलब होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम। एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम। आरएफ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, बीटा और एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम। अगर ये डिटेल आपको क्वेश्चन में दे रखी हो तो आपको सीएपीएम अप्रोच को काम लेना है। आरएफ, बीटा, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, अगर ये सारी डिटेल दे रखी हो तो सीएपीएम अप्रोच। अगर ये डिटेल नहीं दे रखी हो तो आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को काम लेना पड़ेगा। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मॉडल को काम में लेना पड़ेगा। और डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मॉडल क्या है, जिसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, उसमें केई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। D1 का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? या तो ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दे रखा होगा, और अगर डायरेक्टली एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नहीं दे रखा है और आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड पर शेयर दे रखा है D0, मतलब लास्ट ईयर का डिविडेंड पर शेयर, तो आपको उसमें ग्रोथ रेट को ऐड करके D1 को कैलकुलेट करना होगा। अर्निंग पर शेयर और अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो ये डिटेल क्वेश्चन में दे रखी है तो आप इससे भी डिविडेंड पर शेयर को कैलकुलेट कर सकते हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है कि आपने अर्निंग में से कितना परसेंटेज डिविडेंड पे किया। तो अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, रिजल्ट इज डिविडेंड पर शेयर। राइट। नेट प्रोसीड कैलकुलेट करने का तरीका वो हमने जो अभी केडी में पढ़ा, सेम वही तरीका। इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, या मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, या फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, या 100 रुपये माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ग्रोथ रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने का तरीका, फर्स्ट तरीका, या तो ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी, या फिर आपको पास्ट ट्रेंड ऑफ अर्निंग पर शेयर या फिर डिविडेंड पर शेयर, इनका पास्ट अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर का डेटा दे रखा होगा। कुछ सालों के अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर दे रखे होंगे। आपको उनके ट्रेंड से पता करना है कि ग्रोथ रेट क्या है। या फिर एक और तरीका होता है, और वो होता है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। इस तरीके से भी आप ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। मोस्टली ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दे रखी होती है, तो अगर दे रखी है तो फिर ये बी और सी वाले तरीके कुछ काम में नहीं आएंगे। बट अगर नहीं दे रखी हो तो आप
बी तरीके से पास ट्रेंड दे रखा हो उससे ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप रिटेंशन रेशियो और रेट ऑफ रिटर्न दोनों को मल्टीप्लाई करके भी ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ग्रोथ रेट क्वेश्चन में भी नहीं है, पास ट्रेंड भी नहीं है और रिटेंशन रेशियो रेट ऑफ रिटर्न की डिटेल भी क्वेश्चन में नहीं है, इसका मतलब ग्रोथ रेट है ही नहीं। ओके, तो के को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। अब हम आते हैं लास्ट सोर्स पे और वो है कॉस्ट ऑफ रिजर्व। के आर का फॉर्मूला के के फॉर्मूले जैसे ही होता है, के आर इक्वल्स टू के। अगर आप के को डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेट कर रहे हो तो के आर का फॉर्मूला वही होगा जो के है, D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। अब इसमें दो एडजस्टमेंट होते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं? एक तो जो जब आप के कैलकुलेट करते हो तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना होता है। आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट जब के लिए करते हो तो आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करते हो, बट जब आप के आर कैलकुलेट करते हो तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करना है। इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए तो नेट प्रॉफिट में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है, बट के आर कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करनी है। और एक और एडजस्टमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में शेयर होल्डर टैक्स रेट या जिसको पर्सनल टैक्स रेट कहते हैं, अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स रेट या शेयर होल्डर टैक्स रेट दे रखी हो तो वो आपको यहां एडजस्ट करनी पड़ेगी। जो आप कैलकुलेशन करोगे उसको 1 माइनस पीटी से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट इज के आर। दो एडजस्टमेंट, शेयर होल्डर टैक्स रेट का एडजस्टमेंट करना है और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो उसको नेट प्रॉफिट में माइनस नहीं करना है। अगर के कैलकुलेट करते समय फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं और पर्सनल टैक्स रेट भी क्वेश्चन में नहीं है तो के आर इक्वल्स टू के ई आप डायरेक्टली लिख सकते हो। फ्लोटेशन कॉस्ट वाला एडजस्टमेंट भी नहीं है और पर्सनल टैक्स रेट भी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो जो आपने के ई कैलकुलेट की है वो ही के आर है। ओके, तो 5 सोर्स के डी, के पी, के एल, के ई और के आर। नेक्स्ट और वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, जिसको शॉर्ट में KW भी कहते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है हमारी ओवरऑल कैपिटल की कॉस्ट, हमारी ओवरऑल कैपिटल की कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो तरीके से कैलकुलेट होती है, बुक वैल्यू का वेट लेकर और मार्केट वैल्यू का वेट लेकर। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू का वेट अगर लेना हो, कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको टेबल बनानी होती है, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में क्या क्या आ सकते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन आपको क्या लिखना है? उनकी वैल्यू, मतलब उनकी बुक वैल्यू, जो उनकी बुक्स में वैल्यू है वो लिखनी है, उसका वेट देना है, उनकी कॉस्ट लिखनी है हर सोर्स की, और फिर वेट और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपको WACC बुक वैल्यू का वेट लेकर करना है तो बुक वैल्यू वेट, जो भी सोर्स है हमारे पास, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, लोन, रिजर्व एंड सरप्लस, सबको लिखना है। जो जो है उनका अमाउंट जो बुक्स में है उस अमाउंट से आप वेट दोगे, कॉस्ट लिखोगे हर सोर्स की और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपको WACC मार्केट वैल्यू के वेट से कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे? टेबल बनाओगे, सोर्स, अमाउंट,
वेट कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब चेंज किया, अब चेंज ये है कि सोर्स में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में इंक्लूड रहती है, वो ऑलरेडी उसमें ऐड होती है। इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस की अलग से कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो सोर्स में क्या क्या आ सकता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। रिजर्व एंड सरप्लस सोर्स में नहीं आएगा अगर मार्केट वैल्यू का वेट लेना है तो। अब अमाउंट में क्या लिखोगे? मार्केट वैल्यू। अमाउंट में क्या लिखोगे? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है, या तो मार्केट वैल्यू दे रखी होगी कुछ में, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे इक्विटी शेयर की? नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर डिबेंचर, तो मार्केट वैल्यू आएगी। लोन की मार्केट वैल्यू, लोन की बुक वैल्यू को ही हम लोन की मार्केट वैल्यू कहते हैं। लोन की बुक वैल्यू इक्वल्स टू लोन की मार्केट वैल्यू। ओके, तो आपको अमाउंट लिखना है सबका, मार्केट वैल्यू, रिजर्व एंड सरप्लस को सोर्स में नहीं लिखना है। अमाउंट से वेट दोगे, फिर हर सोर्स की कॉस्ट लिखोगे और आपको मिलेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। करेक्ट? तो WACC बुक वैल्यू के वेट पर, WACC मार्केट वैल्यू के वेट पर। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि आपको बुक वैल्यू वेट से कैलकुलेट करना है WACC या मार्केट वैल्यू वेट से, तो हम बुक वैल्यू वेट से कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट? लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, और वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल की जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, एडिशनल कैपिटल की जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? सेम टेबल बनानी पड़ेगी। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट की जगह हम लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में क्या क्या आएगा? हमने एडिशनल कैपिटल जहां जहां से अरेंज किए, वो सोर्स, एडिशनल कैपिटल जितनी अरेंज की है उसका अमाउंट, और उसी अमाउंट का आप क्या दोगे? वेट, एडिशनल कैपिटल की कॉस्ट, और फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब सोर्स में आप लिखोगे सोर्स और अमाउंट, आपने एडिशनल कैपिटल जहां से अरेंज की है वो सोर्स में आएंगे और उसका अमाउंट। जैसे मान लो आपने 20 लाख रुपीस की एडिशनल कैपिटल अरेंज की, उसमें आपने इक्विटी से और डिबेंचर से अरेंज किए, इक्विटी से अरेंज किए 15 लाख और डिबेंचर से अरेंज किए 5 लाख, और ये हो गई आपकी एडिशनल कैपिटल 20 लाख। तो एडिशनल कैपिटल आप जहां से अरेंज करोगे वो सोर्स में आएंगे, जितना एडिशनल फंड आपने अरेंज किया उन सोर्स से वो अमाउंट में आएगा, फिर आप उसी का दोगे वेट। फिर ये जो एडिशनल कैपिटल आप अरेंज कर रहे हो, जैसे इक्विटी और डिबेंचर से अरेंज कर रहे हो, तो नए इक्विटी की कॉस्ट, नए डिबेंचर की कॉस्ट लिखोगे, और उसके बाद में आप लिखोगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेट और कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सेम WACC की तरह कैलकुलेट होता है। इट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं इसको। राइट? तो ये हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। KD, KP, KE, KL और KR, फिर WACC, फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। करेक्ट? अब हम देखते हैं इस चैप्टर में थियोरी के पॉइंट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मीनिंग वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल टू द बिजनेस फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो है जो कैपिटल प्रोवाइड करने वाले हैं, वो क्या एक्सपेक्टेशन में प्रोवाइड करते हैं कैपिटल को,
उस रेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसको कट ऑफ रेट भी कहते हैं, हर्डल रेट भी कहते हैं, या इसको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि कंपनी को कम से कम इतना परसेंटेज तो अर्न करना ही करना है। वेटेड एवरेज। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सिग्निफिकेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज क्या है? हेल्प इन इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, इसको डिसाइड करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज करते हैं। हेल्प इन परफॉर्मेंस अप्राइजल ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसी परफॉर्मेंस है, या उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, या उससे खराब परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज करते हैं। हेल्प इन डिजाइनिंग ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। उधार सेल करनी है या नहीं करनी है, उधार सेल किसको करनी है, कितने अमाउंट तक उधार सेल करनी है, ये डिसाइड करने के लिए भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट थ्योरी का, अनसिस्टेमेटिक रिस्क एंड सिस्टेमेटिक रिस्क। क्या होती है अनसिस्टेमेटिक रिस्क और क्या होती है सिस्टेमेटिक रिस्क? सबसे पहले अनसिस्टेमेटिक रिस्क, ऐसी रिस्क जो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी को ही अफेक्ट करती है, हम उसको कहते हैं अनसिस्टेमेटिक रिस्क। पूरे शेयर मार्केट में जो भी कंपनियां सबको अफेक्ट नहीं करती वो रिस्क, केवल एक पर्टिकुलर टाइप की कंपनी को ही अगर कोई रिस्क अफेक्ट करती है तो हम उसको कहते हैं अनसिस्टेमेटिक रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईटी सेक्टर की जो भी कंपनी थी उन सब पर, आईटी सेक्टर की जो भी कंपनी थी उन सब पर जीएसटी की रेट बढ़ा दी। कि आईटी सेक्टर में जो कंपनी है, पहले जीएसटी की रेट मान लेते हैं उनके ऊपर 10% थी, उन सारी कंपनी पर, केवल आईटी सेक्टर की कंपनी पर जीएसटी की रेट को 10% से बढ़ाकर 30% कर दिया। अब इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? केवल आईटी सेक्टर की कंपनीज पर ही पड़ेगा। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी है उस पर नहीं पड़ने वाला इसका इफेक्ट। जो कंपनी आईटी सेक्टर की है उन पर ही इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? अनसिस्टेमेटिक रिस्क। जो किसी पर्टिकुलर टाइप की कंपनी या किसी पर्टिकुलर कंपनी पर जिसका इफेक्ट पड़ता है इज कॉल्ड अनसिस्टेमेटिक रिस्क। अगर इस रिस्क को आप कम करना चाहते हो, आप इन्वेस्टर हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो कंपनी के शेयर खरीदने में। मान लेते हैं आपने अपना पूरा पैसा, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, और आपने पूरे 1 लाख रुपए आईटी सेक्टर की कंपनी के शेयर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए। अब पता है क्या होगा? जैसे ही गवर्नमेंट का डिसीजन आया कि आईटी सेक्टर पर जीएसटी की रेट 10% से 30% कर दिया जाएगा, और हाथों हाथ इमीडिएटली कर दिया, तो आईटी सेक्टर की कंपनियों के शेयर की प्राइस कम हो जाएंगे। और आपने अपना पूरा पैसा कहाँ लगा रखा था? आईटी सेक्टर के कंपनी के शेयर के में परचेज करने में लगा रखा था। इसका मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इस रिस्क को कैसे कम कर सकते हो? इस रिस्क को कम कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन से। आपको अपना पूरा पैसा एक ही टाइप की कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? कुछ पैसा आईटी सेक्टर की कंपनी में शेयर परचेज कर लो, कुछ पैसे को आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, कुछ पैसा आप एफएमसीजी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, कुछ पैसा बैंकिंग सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। इससे क्या होगा? अगर केवल किसी रिस्क का एक सेक्टर पर इफेक्ट पड़ता है तो आपके कुछ इन्वेस्टमेंट पर ही उसका इफेक्ट पड़ा, टोटल इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने 1 लाख रुपए में से मान ले केवल 10,000 रुपए आईटी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे, तो आपकी केवल 10,000 की वैल्यू ही कम होगी, 10,000 पर ही उसका इफेक्ट पड़ेगा, बाकी के 90,000 पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने पूरा 1 लाख रुपए आईटी सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर दिया होता तो आपके 1 लाख पर उसका इफेक्ट पड़ता। अनसिस्टेमेटिक रिस्क को कम किया जा सकता है
डाइवर्सिफिकेशन से, इसीलिए इसको डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहते हैं, वो रिस्क जिसको डाइवर्सिफिकेशन से कम किया जा सकता है। एक होती है सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जिसका इफेक्ट हर टाइप की इंडस्ट्री पे पड़ता है, कुछ पे कम पड़ता है, कुछ पे ज्यादा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट सारी इंडस्ट्री पर बढ़ा दी, जो भी इंडस्ट्रीज थी उन सब पर जीएसटी की रेट को 10% से बढ़ा के 30% कर दिया। अब हर टाइप की इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनी है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उसके लिए भी जीएसटी की रेट बढ़ गई। जो आईटी सेक्टर की कंपनी है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी थी उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी थी उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। जो मेटल सेक्टर की कंपनी थी उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। सब पर इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, कुछ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, कुछ पे कम इफेक्ट पड़ता है, मगर इफेक्ट तो पड़ेगा। इस रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन से आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि इफेक्ट तो हर टाइप की इंडस्ट्री पर, सारी इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। तो जब आप सारी इंडस्ट्री के अलग अलग टाइप के कंपनी के शेयर खरीद भी लोगे तो भी इस सिस्टमेटिक रिस्क को आप कम नहीं कर पाओगे। Unsystematic risk, it is a company specific risk as the risk is related with the company performance. This type of risk can be reduced or eliminated by diversification of the securities portfolio. This is also known as diversifiable risk. It is systematic risk. It is the macroeconomic or market specific risk under which a company operates. This type of risk cannot be eliminated by the diversification. Hence, it is non-diversifiable risk. नॉन डाइवर्सिफाइबल, जिसको डाइवर्सिफिकेशन से कम नहीं कर सकते। जैसे इन्फ्लेशन की रेट, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हर इंडस्ट्री पे पड़ता है। इंटरेस्ट की रेट सारी इंडस्ट्री पे पड़ता है। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है, उसका भी इफेक्ट मोस्टली हर कंपनी पर पड़ता है। तो वो होती है सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, तो बहुत छोटा टॉपिक है थियोरी के हिसाब से। अनसिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज क्या और कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती क्या। बहुत कम थियोरी के पॉइंट है। तो चैप्टर कंप्लीट होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।